पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो मुझे उम्मीदवार बनाया है मध्य से। उसके बाद मैं मेरे कायदीन जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, इन तमाम मेरे लीडरान का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर आवाम के बीच में मुझे उम्मीदवार बन के उतारा है। और सबसे ज़्यादा तो मैं आवाम का मनमून मशकूर हूँ कि उन्होंने 2019 के अंदर आपने देखा होगा कि मेरा इतना बड़ा चेहरा ना होते हुए भी यहाँ की आवाम ने एक इत्तेहाद का सबूत दिया था और उस इत्तेहाद की बिना पर मुझे लगभग 70,000 के करीब वोट दिए थे। तो मैं फिर एक मरतबा आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने वो जो वोट दिए थे उसकी वजह से मुझे जो हिम्मत मिली थी, मैं यकीनन इलेक्शन हारा था लेकिन मैंने आपके वोटों की बिना पे हिम्मत नहीं हारा था। और मैं लगातार पिछले 5 सालों से आवाम के कामों के लिए दिन और रात जद्दोजहद करता हूं और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है कि आवाम की खिदमत करता रहूं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं यहाँ की आवाम से कि फिर एक मरतबा इत्तेहाद का सबूत देते हुए यहाँ की आवाम इंशाअल्लाह मुझे यहाँ से चुनकर देगी। और 1 महीना जो यहाँ से इलेक्शन को बचा है लगभग, और आवाम से मैं ये अपील करूंगा कि आप लोग मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन आप बहुत बड़ी परसेंटेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देकर चुनकर लाए। उसके बाद 5 साल जो है तो नासिर सिद्दीकी आपका जो है तो एक सिपाही बनकर जो है तो मैदान में उतरेगा और आपके डेवलपमेंट के काम हो या जो भी आपके मसले मसाइल के काम हो, इंशाल्लाह ईमानदारी से दिन और रात जद्दोजहद करके जो है तो मेहनत से जो है तो आपके मसाइल को हल करने के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। तो मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारा एक सियासी प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे ऐवानों में पहुँचे और यहाँ पर औरंगाबाद तो एक मिसाल बन चुका है उसकी हमारे इत्तेहाद की, तो उसको कायम रखे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नासिर भाई, एजेंडा क्या रहेगा आपके इस बार का? देखिए, एजेंडा तो जो है आज के हर जगह जो देखेंगे आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उसके बाद में जो है तो हमें सिक्योरिटी जो है, ये सारी चीज़ें जो है तो आज हर इंसान की ज़रूरत भी रहे हैं। लेकिन जो क्राइम बढ़ रहा है शहर के अंदर, हमको उसका बेसिक जो है तो मालूम है कि आज रोज़गार नहीं होने की वजह से हर जगह जो है तो जहाँ क्राइम बढ़ता है वो रोज़गार की वजह से बढ़ता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज आए, क्योंकि हमारे साथ इससे पहले नाइंसाफियाँ हुई औरंगाबाद के साथ, क्योंकि ऐसी लीडरशिप हमारे पास की जो कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर जो हमारे पास के लोगों ने भरोसा भी किया था। लेकिन कई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से उठाकर नागपुर लेकर गई। एक बहुत बड़ी जो है तो लॉ की जो एक कॉलेज था वो यहाँ से पूना को लेकर गया। ये हमारे साथ सियासी नाइंसाफियाँ होती रही। तो मैं समझूंगा कि हम तमाम लोग जो है तो इसके लिए लड़ेंगे कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। उसके बाद शिक्षा का इंतज़ाम बहुत सही हो। जो आज दुनिया में कंपटीशन के हिसाब से हमारी तालीम का मेयार होना चाहिए वो यहाँ नहीं है, तो हम उसके लिए करेंगे। तीसरी बात, स्वास्थ्य के लिए आप जाइए, घाटी दवाखाने की हालत क्या है कि हम लोग अगर कोई मरीज़ को देखने जो अच्छा इंसान जाओ तो ऐसा लगता है कि हम मरीज़ बन जाएंगे, तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। पानी और रोड का तो बहुत जल्दी औरंगाबाद का मसला हल होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी हमने नुमाइंदगी कर चुके हैं और आज वो सफलता जो है को हमारे को 1-2 महीने में प्राप्त होने वाली है। तो ये सारे इश्यूज़ है। उसके बाद में जो है तो हम देखेंगे और जनता के क्या जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे भी होते हैं, सारे मुद्दों के ऊपर काम करने की हमारे अंदर क्षमता भी है और हमारा इरादा भी है उसको काम करने की। औरंगाबाद के नामांतरण को लेकर आपकी भूमिका क्या रही? देखिए, नामांतर जो हुआ औरंगाबाद का, ये उन्हीं लोगों ने किया जिनके ऊपर भरोसा करके मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया था। ये कोई बीजेपी ने नहीं किया। ये करने वाले जो है तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी। ये उन लोगों ने करने की वजह से आज जो है तो औरंगाबाद के लोगों को यह तो भुगतना पड़ रहा है। तो वो उसका हिसाब तो जनता ही लेगी उनसे, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी, बीजेपी तो मतलब एक खुला दुश्मन है। लेकिन आज ये जिन लोगों पे हमने भरोसा किया था उन्होंने भी हमारे साथ में दगाबाजी की है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उसका जो है तो हिसाब मांगेंगे लोगों से। अच्छा, अभी जो रामगिरी महाराज और नीतीश राणे, इसके लिए जो तो अभी लोग जो तो पोजीशन पर बैठे थे, पोजीशन पर, इस पर क्या भूमिका रहेंगे? देखिए, इतना वो लोगों की कुर्बानियां होने के बाद भी आज गवर्नमेंट ने जो है तो उनको इतना रिस्पांस नहीं दिया।
तो हमारा यही इरादा है कि अगर यहाँ की जनता हमको चुनकर देती है तो ऐवानों में जाकर यही बात करे कि इसके खिलाफ ऐसे कानून बनाए कि किसके बाप की भी हिम्मत ना हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शान में गुस्ताखी हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि दूसरे धर्म के जो महापुरुष है, उनके जो भी मानने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी ये बात ना हो। इसलिए सख्त से सख्त कानून ऐसा बनाया जाए कि किसी के अंदर हिम्मत ना हो कि किसी भी बड़े आदमी के ऊपर या किसी हमारे पैगंबर के ऊपर या किसी और के ऊपर भी हो, ये लोग ऐसे जो लुच्चे और लफंगे जो मार्केट में बाबा रामगिरी महाराज के जैसे और नीतीश राणे के जैसे गुंडे मवाली जो है, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ की आवाम ने हमें चुनकर भेजा, अगर वो सभागार में आ गए तो फिर ये आप लोगों को वही पता चलेगा कि आपने कैसे शेरों को चुनकर भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों का हिसाब किताब अगर गवर्नमेंट नहीं की तो इन लोगों का हिसाब किताब हम वहां जाकर करेंगे इंशाल्लाह। लाडली बहन योजना के ऊपर आपकी क्या भूमिका है? देखिए, लाडली बहन योजना जो है वो सीधा सीधा जो ऐसा बोलना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि ये जो योजना है, ये इलेक्शन के वक्त जो पैसा बांटा जाता है, सीधा सीधा ऐसा हो रहा है कि ये इनडायरेक्टली उनके अकाउंटों में जा रहा है। तो जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आपको लाडली बहना का जो गवर्नमेंट ने पैसा दी है, उनके बाप के जेब से नहीं दी, ये सरकारी पैसा है। ये जो आप और हम जो है तो टैक्स भरते हैं, ये वो पैसा है। अगर ये उसका एहसान जता रहे हो तो उनको जूते और चप्पल से मारना चाहिए लोगों ने, क्योंकि उन्होंने उनके घर से नहीं लेकर आए, मुख्यमंत्री ने कोई प्रॉपर्टी बेचकर नहीं लेकर आया, उनकी गाड़ी घोड़ा या उनका फ्लैट बेचकर नहीं दिए। ये सरकारी पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, इसलिए उसके ऊपर जनता का ही अधिकार है। तो लोगों ने ये नहीं समझना कि इन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान किया। इन्होंने जो गलतियां की उसको सामने रखते हुए इनको कुर्सी से कैसा और सत्ता से बाहर कर सकते, ये सोचना चाहिए। अभी देखा जा रहा है सर कि अभी जितने कैंडिडेट जो पार्टियों ने दिए हैं, तो जहाँ तक उसके कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनके फेवर में मुस्लिम मतदाता भी बहुत सारे हैं। कौन से कैंडिडेट है? फॉर एग्जाम्पल प्रदीप जायसवाल है, किशन चंद तनवानी है। देखिए, वही प्रदीप जायसवाल की बात कर रहे हैं जिन्होंने औरंगजेब की खबर को उखाड़कर जो है हैदराबाद में भेजने की बात की। अगर ऐसे मुसलमान उनके फेवर में होंगे तो मैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता हूँ, माफ कीजिएगा। जो औरंगजेब की खबर उखाड़ने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। किशन चंद तनवानी कहाँ थे 10 साल से? किसकी खिदमत की? कौन सा वर्क है उनका डेवलपमेंट का? कहाँ फील्ड के ऊपर हो? जनता सब जानती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोग मेरे से भी कांटेक्ट में है, मेरे भी बहुत अच्छे उनसे रिलेशन है। और मैं समझता हूँ कि सारे समाजों का जो है मेरे को जो तो एक सपोर्ट मिलने वाला है और साथ मिलने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस मर्तबा जो है तो चुनकर जरूर जाएंगे हम। अभी जो तो विधानसभा के अंदर अभी जो है तो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन रहेगा सर? देखिए, मैं बताता हूँ कि आप पूछ रहे कि मेरा मुकाबला किससे, मैं आपको खुला बता रहा हूँ, सबका मुकाबला मेरे से, मुकाबला मेरा किसी से नहीं है। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करेंगे ना करेंगे? मैं जनता से यह अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को जो है तो ज्यादा से ज्यादा वोट ले के अंदर हिस्सा ले, क्योंकि जितनी वोटिंग करेंगे और आप जो है तो सत्ताधारियों को बाहर करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज सारे लोग परेशान हैं। तो जनता से यही अपील करूंगा कि डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर करें, ना कि हिंदू मुसलमान, खान या बान, हनुमान चालीसा या अजान, ये ऐसे मुद्दों के ऊपर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हम क्या देने वाले हैं जनता को आने वाले वक्तों के अंदर, हमारी नई जनरेशन को, इसके ऊपर बात करेंगे हम इंशाल्लाह। मतलब आपका जो है तो आप विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? यकीनन विकास के मुद्दे के ऊपर, मैंने आपको कहा शिक्षा, सुरक्षा और जो है तो ये इसका समाधान होना चाहिए, कानून के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, ये सारे मुद्दों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। बेरोजगारी का मैंने यही कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली है या वेटिंग में, लेकिन होता ऐसा है कि हमारे साथ सियासी नाइंसाफियां बहुत हुई। जैसा कि आपने देखा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर कम से कम 20 से 25 हजार नौजवानों को यहाँ पे रोजगार लगने वाला था, ये फडणवीस साहब ने उठाया, नागपुर को लेकर चले गए। एक लॉ का जो बहुत बड़ा कॉलेज आने वाला था वो उठा के उन्होंने पूना में लेकर चले गए। तो ऐसी कई जो चीजें हैं रोजगार से हमारे रिलेटेड है, वो आजकल जो है तो हमारे मराठवाड़ा के लीडरशिप ने कभी यहाँ लाने की कोशिश नहीं की। तो हमारा तो मुद्दा यही है कि हम लोग मराठवाड़ा की जनता के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोग जो है तो यहाँ से गुजरात को बहुत आबाद करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार से महरूम करना चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र का पूरा नौजवान रोजगार से
जुड़ा रहे, ताकि जो तो क्राइम के अंदर हिस्सा ना हो उनका। लाड़की बहन के बारे में आपको क्या पता है? मैंने लाड़की बहन के बारे में बोला उनको कि भाई ये जनता का पैसा है, उनके बाप के पैसों से, उनके बाप के घर से नहीं लेकर आए, ये हमारे टैक्स का पैसा है, उन्होंने दिए तो कोई एहसान नहीं करे हमारा। थैंक यू। बहुत सारी महिलाएं कह रही है अगर शिंदे सरकार नहीं बनती तो उनके पैसे बंद हो जाएंगे आना। नहीं देखिए, हो सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी हो अच्छी होगी, और जो है तो अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो हम तो चाहेंगे कि ये 1,500 रुपये दे रहे खाली, हम उससे ज्यादा की अपील करेंगे उनसे कि जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए, कोई वो थोड़ी है उसके अंदर। तो हम तो ये डिमांड रखेंगे अगर हम चुनकर जाते हैं कि इससे ज्यादा पैसा दिया जाए हमारे लोगों को। शुक्रिया बहुत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.